और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। तो 7 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। वहीं खैर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। करहल से अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मजबा से सुचिस्मिता मौर्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये 7 उम्मीदवारों की लिस्ट है, 7 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। कुंदरकी से श्री रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं गाजियाबाद से संजीव शर्मा को, फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया, कटेरी से धर्मराज निषाद को, वहीं मजबा से सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो 7 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा उम्मीदवार बनाए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि अभी 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। उन 3 सीटों में देखना होगा जो सहयोगी दल है उनके पास कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन 7 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है और खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल की बात करें यहां पर अनुजेश यादव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर से दीपक पटेल को और कटेरी से श्री धर्मराज निषाद को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई, बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, माना जा रहा था कि 8 सीटें बीजेपी अपने पास रखने वाली थी, वहां पर 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने वाली थी और एक सीट सहयोगी दलों के पास जाने वाली थी। लेकिन 7 सीटों पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो क्या 3 सीटें उनके सहयोगी दलों के पास जा सकती हैं, ऐसी कोई संभावना? देखिए, ये पहले से साफ था कि जो मीरापुर की सीट है 9 में से, वो पहले से ही आरएलडी कोटे की सीट है। बाकी जो 8 सीटें थी, 8 सीटों पर बीजेपी को अपनी सूची जारी करनी थी। लेकिन जिस तरीके से संजय निषाद दावेदारी कर रहे थे मझवा और कटहरी को लेकर, तो वैसे में संभावना थी कि हो सकता है कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को दे दे। लेकिन जो बीजेपी की लिस्ट सामने आई है उसमें देखिए साफ तौर पर चूंकि एक बात तो साफ हो गई है कि निषाद पार्टी को बीजेपी ने अभी तक कोई सीट नहीं दी है, खासतौर पर वे सीटें जिस पर निषाद पार्टी दावेदारी कर रही थी, कटहरी और मझवा। चूंकि कटहरी से धर्मराज निषाद को बीजेपी ने टिकट दिया है, तो वहीं अगर मझवा की बात करें तो पूर्व बीजेपी विधायक सुष्मिता मौर्य को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो संजय निषाद के लिए यह झटका हो सकता है। लेकिन देखिए, अभी एक सीट बची हुई है, सीसामऊ की वो सीट है। अब चूंकि सीसामऊ की सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी डिक्लेयर क्यों नहीं किया, ये थोड़ी सी कह सकते हैं कि असमंजस में ये चीज डालती है, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद बीजेपी सीसामऊ सीट को लेकर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दे। कुछ जो लोग हैं और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, चूंकि उसकी चर्चा उसके मुताबिक चर्चा ये भी हो रही कि हो सकता है कि सीसामऊ की जो सीट है उसे भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को दे सकती है। क्योंकि अगर हम सीसामऊ सीट की बात करें तो बीजेपी के लिए ये काफी कमजोर सीट मानी जाती है, चूंकि वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो हालांकि ये संभावनाएं हैं, चर्चाएं हैं, आखिरी फैसला बीजेपी आला कमान को करना है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए और खास तौर पर जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह सूची जारी की है। चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, संजीव शर्मा चूंकि महानगर अध्यक्ष हैं, उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। धर्मराज निषाद कटहरी से बीजेपी ने उन पर दाव खेला है, चूंकि वो पहले बसपा में हुआ करते थे, 22 के इलेक्शन से पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे। और देखा जाए तो जो निषाद वोट बैंक है कटहरी में, जो कि अंबेडकर नगर की एक सीट है, निषाद वोट बैंक का काफी प्रभाव माना जाता है। और यही वजह है कि संजय निषाद उस सीट पर दावेदारी ठोक रहे थे, दावेदारी कर रहे थे। लेकिन वो सीट बीजेपी ने संजय निषाद को ना देकर अपने खाते में रखा है और वहां से धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। वैसे ही अगर बात करें तो मझवा, चूंकि मझवा से पहले यह तय था कि वहां से कोई मौर्य को बीजेपी मैदान में उतार सकती है, और चूंकि
चूंकि सुष्मिता मौर्य की बात करें तो वो पहले भी बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं, तो उन पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव खेला है, उन पर भरोसा जताया है। हालांकि अगर 22 के इलेक्शन की बात करें तो वहां से निषाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने वो सीट निषाद पार्टी को ना देकर खुद वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वैसे ही अगर खैर की बात करें तो दिलेर को वहां से, चूंकि वो पूर्व सांसद के बेटे हैं, उनको टिकट दिया है। कुंदरकी से भी जो रामवीर सिंह का जो नाम चल रहा था उस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो ये सारी जो समीकरण है, चूंकि पहले से ही बीजेपी ने प्लानिंग की हुई थी। और देखिए, जो एक टिकट वितरण का जो फॉर्मूला होता है बीजेपी में कि जिला अध्यक्षों की तरफ से जो क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं उनकी तरफ से जो नामों का पैनल होता है वो प्रदेश मुख्यालय तक भेजा जाता है, प्रदेश की टीम तक भेजा जाता है। और जो कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी की बैठक में 3 नामों का जो पैनल है वो पार्टी आला कमान तक भेजा जाता है और पार्टी आला कमान उस पर अंतिम फैसला सुनाती है। तो चूंकि हर सीट को लेकर 3-3 नाम भेजे गए थे पार्टी आला कमान के पास कोर कमेटी की तरफ से, और एक नाम पर चूंकि एक नाम फाइनल किया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सीसामऊ सीट से बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, और अगर वो सीट निषाद पार्टी के खाते में जाती है तो फिर निषाद पार्टी का प्रत्याशी कौन होता है, क्या सिंबल बीजेपी का होगा, प्रत्याशी निषाद पार्टी का होगा। तो इसको लेकर चर्चाएं हैं। और चूंकि इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पर भी चर्चा इस बात की हो रही है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर सीसामऊ से उम्मीदवार कौन होगा। और साथ ही में अगर मीरापुर सीट की बात करें, जो आरएलडी कोटे की सीट है, तो वहां पर भी सबकी नजर है कि वहां से आरएलडी किसे चुनाव लड़ाती है। अविनाश, अगर सीसामऊ सीट की बात करें तो अभी निषाद पार्टी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना ही बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया कि वहां से कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन अगर यह सीट निषाद पार्टी को दी जाती है तो क्या संजय निषाद इस सीट को लेकर सहमत होंगे? सहमत होना पड़ेगा। और देखिए, चूंकि बीजेपी की बात करें तो हालांकि गठबंधन धर्म को लेकर बीजेपी हमेशा से ही सजग रहती है, सतर्क रहती है। लेकिन पहले से ही ये तय था इस बार, क्योंकि देखिए अगर हम 9 सीटों की बात करें या फिर 10 सीटों की बात करें, हालांकि मिल्कीपुर में उपचुनाव अभी उसका चुनाव की तारीख नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि इस बार ना तो अपना दल को टिकट बीजेपी देने वाली है इस उपचुनाव में और ना ही सुभाषपा को। हाँ, निषाद पार्टी इसलिए दावेदारी कर रही थी क्योंकि कटहरी और जो मझवा की सीट थी, चूंकि निषाद पार्टी वहां से अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार चुकी थी पिछले चुनाव में, तो ये दावेदारी थी। लेकिन अगर हम संख्या बल की बात करें और जो समीकरण बन रहा था, उस समीकरण को देखते हुए इस बात की संभावना पहले से ही बहुत कम जताई जा रही थी कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी निषाद पार्टी को भी कोई सीट ना दे, कोई टिकट ना दे। और आखिरकार हुआ वही कि ना तो कटहरी और ना ही मझवा को निषाद पार्टी की झोली में डाला गया। और यही वजह है कि संजय निषाद की तरफ से ना सिर्फ एक बल्कि दोनों सीटों पर दावेदारी की जा रही थी। और देखिए, इसके पीछे संजय निषाद की रणनीति ये हो सकती है कि अगर वो 2 सीट पर दावेदारी ठोकते हैं या दबाव बनाते हैं तो हो सकता है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से 1 सीट के लिए हामी भर दी जाए। चूंकि देखा जाए तो संजय निषाद पिछले कई दिनों से दिल्ली में लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि संजय निषाद को बैकफुट पर जाना पड़ा और मायूसी हाथ लगी। हालांकि देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है कि आने वाले एमएलसी चुनाव में इनके एक बेटे को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद भेज दे। तो उस लिहाज से संजय निषाद ने सोचा होगा कि चलिए उपचुनाव ना सही, एमएलसी का चुनाव ही सही, अगर बेटा विधान परिषद में जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है या परिवार के लिए बेहतर हो सकता है। इस बार के उपचुनाव में कोई भी चूक और लापरवाही नहीं करना चाहती है। जिस तरह से लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट था, जो सहयोगी दल थे उनका उतना उनकी मदद नहीं मिली, वैसा रिजल्ट नहीं रहा, और इसी वजह से इस उपचुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर फॉर्मूले को बीजेपी इस चुनाव में आजमाना चाहती है। भले ही सिर्फ 9 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चुनाव होगा मैसेज डिलीवर करने वाला चुनाव होगा। 27 में इलेक्शन है और देखा जाए तो उससे पहले कुछ और चुनाव होने हैं, चाहे एमएलसी चुनाव की बात करें या फिर दूसरे चुनाव की बात करें। तो इस चुनाव के जरिए जहां एक तरफ बीजेपी की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लिया जाए, तो एक मैसेज भी डिलीवर किया जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन कमजोर नहीं हुई है। कुछ वजहों की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें जरूर कम हुई, लेकिन अभी भी बीजेपी की जमीन उतनी ही मजबूत है जितनी मजबूत 22, 19 और 14 की इलेक्शन या फिर 17 की इलेक्शन में हुआ करती थी। तो एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश है और यही वजह है कि सभी प्रत्याशियों का चयन बीजेपी ने काफी सोच समझकर किया है। और चूंकि एक लंबा कह सकते हैं कि समय लगा इन सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में। और देखिए, लगातार चूंकि मंथन यहां भी चला, हम लोग देखते थे कि चाहे प्रदेश मुख्यालय हो, प्रदेश के जो पदाधिकारी हों या फिर कोर कमेटी
की जब बैठक होती थी तो कई राउंड प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा यहां पर हुई और आखिरकार जब नाम फाइनल किए गए तो 3 नामों का पैनल बनाया गया और उन नामों को भेजा गया प्रदेश माफ करिएगा पार्टी आलाकमान तक, जिसके बाद ये सूची जारी की गई। देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो जातीय समीकरण है यानी कि जो कास्ट फैक्टर है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कटहरी सीट, चूंकि वहां पर कुर्मी जाति के साथ साथ जो निषाद समुदाय के जो लोग हैं वो प्रभाव रखते हैं। साथ में अगर हम राजभर समुदाय की बात करें या फिर ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो अगर निषाद समुदाय से बीजेपी किसी को मैदान में उतारती है तो जाहिर सी बात है कि निषाद जो वोट बैंक है वो भी बीजेपी को लगता है कि बीजेपी के साथ जाएगा और जो बाकी जो ओबीसी गैर यादव जो ओबीसी वोट बैंक है उसमें भी बीजेपी पैठ कर सकती है। तो इस लिहाज से बीजेपी की ये कोशिश थी। वहीं अगर हम बात करें मझवा की तो चूंकि मौर्य बिरादरी की जो तादाद है वहां पर अच्छी खासी है, उनके वोटरों का प्रभाव अच्छा खासा माना जाता है और कुछ यही समीकरण बाकी की सीटों पर भी नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सारे समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने यह लिस्ट जारी की है। सबकी नजर अब सीसामऊ पर है कि सीसामऊ ये सीट अपने खाते में रखती है या अपना सिंबल देकर निषाद पार्टी के किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है, तो ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सीसामऊ की सीट पर सबकी नजर है और इसको लेकर चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बीजेपी की तरफ से अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा उम्मीदवार हैं, करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया गया, वहीं फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया गया। कटेरी से बात करें तो रमराज निषाद को यहां से प्रत्याशी बनाया गया। मझवा से सुचिस्मिता मौर्य उम्मीदवार हैं, वहीं कुंदरकी से रामवीर ठाकुर को टिकट दिया गया और खैर से सुरेंद्र दिलेर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो 7 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मीरापुर सीट चूंकि आरएलडी को दी गई है तो आरएलडी की तरफ से भी जल्द ही प्रत्याशी का ऐलान किया जा सकता है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख यानी कि कल का दिन आखिरी दिन होगा नामांकन का। बीजेपी की तरफ से अपने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। मीरापुर सीट से आरएलडी की तरफ से भी जल्दी प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सीसामऊ सीट, ये सीट किसके खाते में जाती है? क्या यहां से निषाद पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतारा जाता है? बीजेपी निषाद पार्टी को यह सीट देती है या फिर नहीं देती है? हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक सीसामऊ सीट को लेकर प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है। जरूर मंथन चल रहा होगा कि यह सीट क्या निषाद पार्टी के खाते में दी जाए या नहीं।